हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और रदरफोर्ड का अपन ने अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसमें बहुत सारे अपने प्रेक्षण और उसके जो निष्कर्ष थे वो निकाले थे अपन ने। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने क्या क्या गणनाएं की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रदरफोर्ड ने जो पहली गणना की थी वो नाभिक की त्रिज्या की गणना की थी कि नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होती है, उसकी साइज कितनी होती है। तो ध्यान सुनना, रदरफोर्ड ने बोला कि जो नाभिक की जो त्रिज्या है या अपन बोल सकते हैं नाभिक का जो आकार है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, जबकि जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या है r वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। नाभिक की त्रिज्या है या अपन बोलते हैं आकार है वो समानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होता है। तो अपन इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे यहां से, तो r बराबर लगाएंगे कि नियतांक आएगा r बराबर r0 a की पावर 1/3, r बराबर r0 a की पावर 1/3। और ये फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम का फॉर्मूला है। यहां पर r का मतलब है नाभिक की अपन त्रिज्या बोल सकते हैं। नाभिक की त्रिज्या r0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.33 फर्मी होती है। कितनी बताओ? 1.33 फर्मी। और रदरफोर्ड ऐसे बोलता है कि नाभिक का जो आकार है वो फर्मी की कोटि का होता है, जबकि अपन बात करें परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। उस नाभिक की बात करें तो उस नाभिक का जो आकार है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है अपन को आना चाहिए, एक एफएम यानी फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो देखना, ध्यान सुनना, इसको आगे बढ़ाते अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 1.33 गुणा फर्मी की जगह अपन क्या लिख देंगे बताओ, 10⁻⁻ क्या बताओ, 15 मीटर रख देंगे। तो 1 गुणा 10⁻⁻ क्या बताओ, 15 मीटर। खैर इसको अपन मान लो सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो तुम जानते हो 1 मीटर बराबर कितना होता है बताओ, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या रख दो, 10⁻2 रख दो। तो ध्यान सुनना, 1.33 गुणा 10⁻⁻ क्या बताओ, -15। और देखो इसको 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो 10⁻2 सेंटीमीटर। और देखना यहां पर -15 है, यहां पर कितनी है 2, तो -15 में से 2 गई तो कितनी बच गई बताओ, -13। तो ध्यान सुनना, 1.33 गुणा 10⁻⁻ क्या बताओ, -13 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या है, वैसे तो इसकी फर्मी की कोटि का होता है, लेकिन अपने मीटर में रखे तो 1.33 गुणा 10⁻⁻ क्या लगा सकते बताओ, 15 लगा सकते हैं। खैर यहां पर a है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है। a बराबर अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर बोल सकते हैं अपन इंग्लिश में बोले तो, मास नंबर। खैर ध्यान सुनना, यहां से देखो एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अपन ये बोल सकते हैं कि अपन नोट लगा के एक बात लिख सकते हैं कि परमाणु का जो आकार, सॉरी नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, जबकि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। इस बात को अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि जो नाभिक का जो आकार है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। ये तो अपन देखो बता दिया है, जबकि अपन एक बात और देखेंगे, नाभिक का जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ओपन चेक करते हैं। पहले देखो ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहां से देखो एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन किस नीट के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखना कि अपना क्वेश्चन है 1H1 तथा 13 एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। माने H1 तथा 13 एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः होगा, रेस्पेक्टिवली होगा। ध्यान सुनना, अपन जानते हैं कि R जो समानुपाती होते हैं, सॉल्यूशन देखना, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा
कि आर समानुपाती उसके उसके होता है, बताओ ए की पावर 1 बाई क्या 3 घात के समानुपाती होता है द्रव्यमान संख्या के। तो देखना, ध्यान सुनना, मैं पहले देखना, पहले हाइड्रोजन की त्रिज्या आर एच मान लो और इसकी त्रिज्या आर एल्यूमिनियम मान लो। तो मैं लिखना चाहूँ आर हाइड्रोजन अपॉन क्या बताओ आर एल्यूमिनियम, इसका रेशियो अपने को पूछा है, अनुपात पूछा है नाभिक की त्रिज्याओं का। ये हाइड्रोजन की नाभिक की त्रिज्या, ये क्या बताओ एल्यूमिनियम की नाभिक की त्रिज्या, बराबर अपन क्या बोल सकते हैं बताओ। यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या इसके सामने समानुपाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए। अच्छा ये देखो ध्यान सुना, ये द्रव्यमान संख्या किसकी आएगी बताओ, हाइड्रोजन की। और तू जानता है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या देखो 1H1, यहाँ से 1 mu है और यहाँ से बताओ कितना 27। तो देखना यहाँ पर रखेंगे 1 बाई क्या बताओ 27, और इस 27 की क्या बताओ की घात कितनी बताओ a/3। इसका आगे सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो आर एच अपॉन क्या बताओ आर एल्यूमिनियम बराबर, देखना क्या होगा बताओ। अपन देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, अरे 27 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर क्या 2, सॉरी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया क्या 9, 9 3 क्या 27, यानी कि 3 की पावर क्या लिख सकते हैं बताओ 3 लिख सकते हैं। और बताओ इस पूरे की घात कितनी है बताओ 1/3। तो ध्यान सुनना, यहां से देखना, यहां से 1/3 से 1/3 क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी ये क्या है आधार समान होते घातें जुड़ जाती है, तो 1/3 इंटू क्या बताओ 3, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ध्यान सुनना, यहां से क्या हो गया, इसको इरेज करता हूं मैं, देखना तो आर एच अपॉन क्या बताओ आर एल्यूमिनियम बराबर 1 कितना बताओ 3। ये किसका अनुपात आ जाएगा बताओ 1H1 तथा तेरे एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। अच्छा ध्यान सुना, ये तो थी रदरफोर्ड की पहली गणना की त्रिज्या गणना। अब अपन करते हैं नाभिक के घनत्व की गणना। दूसरी जो रदरफोर्ड की जो गणना थी नाभिक का घनत्व की गणना करेंगे। वीडियो को पॉज करिएगा और क्या बोलते हैं इसको राइट करिएगा, मैं साइड में हो गया हूं। और अब अपन नेक्स्ट इसकी गणना पे चलते हैं। दूसरी जो कैलकुलेशन है नाभिक के घनत्व की गणना। कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ध्यान सुना, नाभिक के घनत्व की गणना करें अपन। जैसे माना सपोज दैट अपन ने माना है कि ये कोई नाभिक है X और इसका परमाणु क्रमांक कितना है Z है, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या है बताओ A है। ZX से नाभिक के पदार्थ का घनत्व अपने को कैलकुलेशन करना है। देखना ध्यान सुना, ZX से नाभिक के पदार्थ का घनत्व कैलकुलेशन करना है। तो अपन जानते हैं डेंसिटी बराबर, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल क्या होता है बताओ मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान सुना, घनत्व की अपन कैलकुलेशन करें तो देखना D इक्वल टू मास, देखना इसका देखो कितना मास है, द्रव्यमान कितना बताओ 1 AMU। भाई कोई भी नाभिक है उसका द्रव्यमान है अपन किस में मापते हैं AMU मापते हैं, तो AMU अपॉन वॉल्यूम। देखना भाई नाभिक है तो नाभिक क्या होता है गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले की मान लो त्रिज्या क्या हो R हो, और उसका जो आयतन होगा कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब। तो बताओ 4/3 पाई R क्यूब, ये क्या है नाभिक की त्रिज्या। अच्छा ध्यान सुनना, देखो डेंसिटी है ना, मास है ना, ग्राम में लेते हैं अपन। तो देखो D बराबर अपन देखो इसमें क्या चेंज करेंगे, ध्यान सुनना, अपन जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके पहले वीडियो लेक्चर में अपन ने बताया था कि 1 ग्राम बराबर क्या होता है Na इंटू क्या होता है बताओ AMU होता है। 1 ग्राम बराबर है Na इंटू क्या होता है बताओ AMU। देखो ध्यान सुना, एक बेसिक तरीका होता है कि आप देखो AMU को हटा दो और ग्राम में लगा दो। कैसे लगाएंगे, देखना यहाँ से 1 AMU बराबर निकाल लो, बताओ इस Na का ले नीचे ले आऊं तो 1 बटा क्या बताओ Na, और क्या बताओ देखो ग्राम बच गया।
तो एम यू जो रख दो 1/na ग्राम, तो 1 बाई क्या na और किस में ग्राम में अपॉन 4/3 पाई। आर की वैल्यू देखना, आर ये क्या है नाभिक की त्रिज्या है। और अभी देखो अपन ने पहली जो रदरफोर्ड की जो गणना थी वो क्या थी, आर बराबर क्या बताओ आर नोट ए की पावर क्या बताओ 1/3। अच्छा ये क्या होगा, ए एम यू था ना, तो ए छोड़ दिया था अपन ने, ए अपॉन 1/n ग्राम हो जाएगा। अच्छा तो आर बराबर आर नोट ए की पावर क्या बताओ 1/3। देखना यहां पर रख दो आर की जगह आर नोट ए की पावर 1/3, इसका क्या बताओ होल क्यूब। देखना 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और देखना ए से ए बी कैंसिल आउट, तो क्या बच गया देखना 1/na, na कहां चला जाएगा बताओ नीचे, और 3 कहां चला जाएगा बताओ ऊपर, तो डेंसिटी बराबर क्या जाएगी देखना, डेंसिटी बराबर ये 3 तो चला गया ऊपर, 3 अपॉन नीचे से कहां जाएगा na, फिर 4 है ही पहले से 4na 4 और बच गया पाई और क्या बोलते हैं na और आर नोट। देखना इस फॉर्मूले की बात करें अपन है तो देखना 3 की वैल्यू 3 ही होती है, फिक्स है। 4 की वैल्यू 4 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22.4 सॉरी 3.14 या 22/7, एन की वैल्यू फिक्स होती है 6.02 3 10 का 23, और आर नोट की वैल्यू देखो अपन ने पहले ही बताई है 1.33 फर्मी या 1.33 10 का माइनस क्या रे बताओ 15 मीटर। आप फिक्स आप फिक्स आप फिक्स आप फिक्स आप फिक्स, तो आप ऑटोमेटिकली फिक्स। तो देखो इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे, डेंसिटी बराबर 3/4 की वैल्यू क्या बताओ 4, पाई की वैल्यू कितना 3.14 इंटू एन की वैल्यू कितनी 6.02 3 10 का क्या बताओ 27 सॉरी 23 गुणा आर नोट की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1.33 10 का क्या बताओ माइनस का 15, और इसको जब तू कैलकुलेशन करेगा तो डेंसिटी बराबर अपने पास आएगा लगभग आएगा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान सुनना, हर कोई नाभिक है, किसी भी नाभिक है उसकी जो कोई भी नाभिक हो डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी नाभिक है उसका जो घनत्व है वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। देखो एक सवाल आया हुआ है और वो सवाल क्या था, वन H1 तथा 13 एल्यूमिनियम 27 के नाभिक के घनत्वों का अनुपात होगा, क्रम से अनुपात होगा। ऑप्शन दे रखा अपने को, ये अपना क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दे रखा अपने को 1:3, दूसरा ऑप्शन दे रखा अपने को 3:1, तीसरा ऑप्शन दे रखा अपने को 1:1, और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को नन ऑफ दीज। ध्यान सुनना, देखो अभी अपन ने देखा था कि कोई भी नाभिक है उसका है वो क्या बोलते हैं जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, तो इसको इस बात से मतलब नहीं कि किस प्रकार का नाभिक है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो देखो वो फिक्स होता है, हर कोई नाभिक है उसके लिए फिक्स होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो अपन बोलते हैं कि वो इसका जो आंसर आएगा 1:1 आएगा, अर्थात अपन बोलते हैं हिंट के तौर पर कि द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ये दो रदरफोर्ड के द्वारा कैलकुलेशन थी और इसके द्वारा दो गणनाएं थी। खैर अपन आगे अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम
थ्योरी, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। देखना ध्यान सुनना, प्लांक जो क्वांटम है वो क्या बोलता है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, ये क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी से क्या होगी, विकिरण ऊर्जा है वो उत्सर्जित होगी। तो किसी बॉडी से उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा है वो लगातार प्राप्त नहीं होती, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होती है। ये बॉडी है, वो अपने को ऊर्जा है, एनर्जी है, वो लगातार नहीं देती, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में प्राप्त होती है। और ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, इन्हें फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। इसी जो ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, इन्हें फोटोन या क्या कहा जाता है, तो क्वांटा कहा जाता है। और ये बोलता है अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी कि किसी बॉडी से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है वो फोटोन की आवर्ती के समानुपाती होती है। किसी बॉडी से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा फोटोन की आवर्ती के समानुपाती होती है। ये क्या है, कोई पिंड है, यानी कि पिंड या बॉडी, उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा है वो फोटोन की आवर्ती क्या होती है, बताओ, समानुपाती होती है। अर्थात अपन बोलते हैं ई समानुपाती क्या, बताओ, न्यू। और न्यू का मतलब यहां पर आवर्ती होता है, ई का मतलब यहां पर क्या होता है, बताओ, ऊर्जा होती है। ठीक है ना। अच्छा ध्यान सुनना, समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो ई बराबर यहां पर लगाएंगे एच और क्या, न्यू। एच का मतलब यहां पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। एच का मतलब यहां पर क्या, बताओ, प्लांक कांस्टेंट। अब देखना ध्यान सुनना, अपन इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई करते हैं, है ना। कुछ चीजें अपन को पता होनी चाहिए। एक तो आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, और इसको अपन बोलते हैं आवर्ती। फ्रीक्वेंसी इसको अपन बोलते हैं आवर्ती, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बताओ, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अपन ध्यान सुना, आवर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लो देखो ये कोई राउंड है, चक्कर काट रहा है, ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान सुना, तो अपन इसको अगर यहां पे काम में लेंगे तो आवर्ती बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। प्रकाश सी यहां प्रकाश का वेग होता है, लैम्डा यहां विकिरण की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। और इसका मात्रक लिखना चाहे तो एक तो बोल सकते हैं अपन साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। अच्छा यहां अपन देखो इसका एक नया नाम देते हैं हर्ट्ज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से, हर्ट्ज। हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक को ध्यान रखना है, एमकेएस मात्रक होता है। अच्छा एक दूसरी चीज काम आएगी अपने पास, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। एक दूसरी चीज और काम आएगी, वो दूसरा पॉइंट क्या है, तरंग संख्या, वेव नंबर, और इसे अपन हिंदी में बोलते हैं तरंग संख्या। वेव नंबर बराबर होता है 1/λ। और देखना ध्यान सुनना, देखो लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मैं बात करूं, ये मान लो कोई वो है, ये कोई विकिरण है, और विकिरण है तो तू जानता है, ऐसे कोई विकिरण मान लेता है सपोज दैट अपन। तो देखो क्या हो रहा है, ये कोई साम्य अवस्था है, तो ये एक बार क्या होगी, देखो ऊपर जाएगी, फिर देखो ये साम्य अवस्था पे आएगी, और फिर देखो वहां पर ये ऊपर जाएगी, फिर देखो क्या आएगी, साम्य अवस्था पे आएगी। तो देखो ध्यान सुनना, ये माध्य स्थिति है, और देखना ध्यान सुनना, ये जो अधिकतम देखो माध्य स्थिति से देखो अधिकतम विस्थापन है, ये वाला माध्य स्थिति से देखो अधिकतम विस्थापन है, और इस देखो अधिकतम विस्थापन है, इसे बोलते हैं सुरंग। क्या बोलते हैं इसे, बताओ, सुरंग। देखना ध्यान सुनना, और ये वाला है गर्त, फिर देखो ये वाला, देखो इसका वाला टॉप वाला पॉइंट है वो क्या आएगा, बताओ, सुरंग। और फिर वाला देखना ये वाला क्या जाएगा, तो गर्त। और देखना लैम्डा क्या होती है, ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं, 2 सुरंगु या 2 गर्तु। किस किस के, बताओ, 2 सुरंगु की बात मान ले, चाहे 2 गर्तु के बीच की दूरी बात मान ले। 2 सुरंगु या 2 गर्तु के बीच की जो सीधी दूरी है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। 2 सुरंगु या 2 गर्तु के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा। अब बता, लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य है, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। अरे दूरी को किस में मापते हैं, यहां से आ गया तो दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। अब देखना ध्यान सुनना, दूरी को मीटर में मापेंगे, तो देखना इसका मात्रक देखना 1 क्या, बताओ, मीटर। अच्छा 1 मीटर, तो बताओ इस मीटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा, यहां से बताओ मीटर इनवर्स। और यह क्या बोलते हैं, बताओ, या अपन बोलते हैं सेंटीमीटर में मापे तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका मात्रक हो गया, बताओ, तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो गया। यानी कि अपन बोलते हैं ये एकांक लंबाई मान ले अपन, तो एकांक लंबाई में जो तरंग दैर्ध्य की संख्या है वो क्या कहलाती है, बताओ, तरंग संख्या कहलाती है। एकांक लंबाई में
तरंगदैर्ध्य की संख्या है वो तरंग संख्या कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है 1/λ और इसका जो मात्रक होता है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या होती है और इसको प्रकाश का वेग अपॉन लैम्डा यानी कि c/λ से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर साइकिल पर सेकंड होता है और इसका m के मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ध्यान रखना। अच्छा देखो, इस फॉर्मूले के आगे बढ़ाना चाहूँ तो देखो ना, ध्यान सुना, मैं न्यू की जगह आवृत्ति की जगह क्या लिख सकता हूँ, c/λ लिख सकता हूँ। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, E बराबर है hc अपॉन क्या बताओ लैम्डा। अच्छा देखना, ध्यान सुनना और आगे देखना। अब क्या बोल सकता हूं बताओ, अब तो जानते हैं इसको, देखो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। तरंग संख्या को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/λ, देखो 1/λ, तो जो एस सी और 1/λ की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, न्यू बार। तो इस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस सी न्यू बार। और ये फॉर्मूला इतना काम का फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसे प्लांक क्वांटम थ्योरी है, इसमें ये तीनों फॉर्मूले बड़े काम के फॉर्मूले हैं। नीट और आईआईटी के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इस फॉर्मूले पे सवाल आता ही आता है। ध्यान सुनिएगा, देखो अपन यहां पर लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो ई क्या होती है, ऊर्जा होती है। न्यू क्या होती है तो फोटोन की आवर्ती होती है, फोटोन की आवर्ती अपन आवर्ती बोलते हैं। एच क्या होते हैं यहां पर बताओ, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक या अपन बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तुम्हारे पता होना चाहिए 6.62 गुणा 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। लेकिन देखो अपने को ये अर्ग सेकेंड वाली काम नहीं आएगी, अपने को क्या जूल वाली वैल्यू काम आएगी। कौन सी वैल्यू काम आएगी बताओ, जूल वाली। और जूल वाली वैल्यू है वो क्या है, देखना ध्यान सुनना। एच की जो जूल वाली वैल्यू है 6.62, एक अर्ग को अगर जूल में चेंज करते हैं तो 6.62 गुणा 10⁻⁻34। क्योंकि अपन जानते हैं जूल और सेकंड आ जाएगा, ये वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड वाली, जूल सेकंड एमकेएस वाली है, ये अपने को पता होना चाहिए। और 6.62 इंटू 10⁻34। और ये अपन जानते हैं, देखो एक रिलेशन अपन जानते हैं, एक जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है बताओ, 10�7 अर्ग होता है। तो यहां से बताओ एक अर्ग बराबर कितना आ जाएगा बताओ, एक अर्ग बराबर 1/10�7 क्या जूल, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक अर्ग बराबर क्या आ गया बताओ, 10 टू पावर क्या बताओ -7 जूल। तो यहाँ से देखो यहाँ पर रखोगे तो 27 और कितना हो गया बताओ, -7 कितना हो गया बताओ, 10⁻⁻ क्या हो गया, तो 34 हो गया। अच्छा ये देखो ये अपने को काम के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर लैम्डा अपन तरंगदैर्ध्य है वो मीटर वगैरह मिलेंगे। खैर ये प्लांक क्वांटम थ्योरी थी, इसे को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकली करेंगे अपन, ठीक है ना। खैर देखना, इसे मान लो इससे बोला जाता है कि कोई बॉडी है, उससे जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, वो कुल विकिरण ऊर्जा है, वो क्या होती है, फोटोन की पूर्ण गुणज होती है। किसकी पूर्ण गुणज होती है बताओ, फोटोन की पूर्ण गुणज होती है। तो एक इंपॉर्टेंट अपने पास नोट आ गया कि किसी पिंड या अपन बोलते हैं बॉडी से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा फोटोन की पूर्ण गुणज होती है, फोटोन की पूर्ण गुणज होती है। और अपन बोलते हैं उस पिंड से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है ई टोटल, और ई टोटल को अपन बोलते हैं ई टी बराबर n इंटू एच न्यू। क्यों अपन जानते हैं एच न्यू क्या होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है। लेकिन कुल ऊर्जा की बात करते हैं पूर्ण गुणज होगी, पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 3 4 मान आएंगे यहाँ पर। n यहाँ पर क्या है, n का मतलब है फोटोनों की संख्या, फोटोन्स की संख्या। ये भी एक काम का फॉर्मूला है अपने पास, E बराबर एच न्यू। एच अपन जानते हैं प्लांक स्थिरांक होता है, एच क्या होता है आवर्ती होता है, E इस बॉडी से उससे विकिरण ऊर्जा है। खैर ऐसा बोला जाता है कि फोटोन क्या होता है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। फोटोन क्या होता है बताओ, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। और अपन जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं तो उसमें बहुत सारी विकिरण होती है, तो उसका क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम भी होगा। तो क्या होता है ध्यान सुनना, एक छोटा सेटिंग डाल रहा हूं मैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम।
और वो किसका बात कर रहे हैं अपन, फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। और फोटोन के बारे में बात करें तो ध्यान सुनना, ये कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अपन बात करें, यहां से अपन क्या गुजार रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजार रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान सुनना, यहां से देखो बहुत सारी विकिरणें दिखेंगी, ओस्मो रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो वेव, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहां से देख लो, जैसे ही देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का कलर होता है, प्रिज्म का काम क्या होता है, ये क्या है, प्रिज्म है, और इस प्रिज्म का काम क्या होगा कि यहां से क्या है, विकिरण उत्सर्जित होंगी। और देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसमें बहुत सारी किरणें शामिल होती हैं, ओस्मो रेज, गामा रेज, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरणें, इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, और रेडियो यानी कि रेडियो तरंगे। ध्यान सुनना, देखो अपन ने यह भी पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। E बराबर क्या होता है बताओ, एच सी अपॉन लैम्डा। देखो H की वैल्यू फिक्स होती है, क्या 6.6 × 10⁻34। C की वैल्यू फिक्स होती है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ होता है। देखो लैम्डा बदल सकता है, आप फिक्स देखो ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है बताओ, 1/λ पे। तो ध्यान सुनना, यहां से यहां क्या हो रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है। अरे क्या हो रहा है, तरंगदैर्घ्य यानी कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है, तो ऊर्जा क्या होगी बताओ, घटेगी। ऊर्जा क्या होगी बताओ, घटेगी। देखो तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगा, ऊर्जा उसकी क्या होती जाएगी बताओ, घटती जाएगी। तो देखना सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी, रेडियो वेव्स की। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी, ओस्मो रेज की। तो ये क्या, एक तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा का क्रम भी आ गया एक तरह से। खैर अपन देखना, अपने तो जो काम की है वो है, ये भी काम का ही है वैसे तो। जैसे मान लो ये कोई प्रिज्म है और अपने दृश्य प्रकाश है वो काम का होता है। ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से क्या है, अपन व्हाइट रे अपन पास कर रहे हैं। व्हाइट रे, कौन सी रे बताओ, व्हाइट रे। ये दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश। और श्वेत प्रकाश है, दृश्य प्रकाश में अपन बोलते हैं, इसकी जो तरंगदैर्घ्य की जो परास होती है वो होती है लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है इसकी परास। और इन्होंने ध्यान सुना, कोई भी श्वेत प्रकाश है उसको अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बहुत सारी रंगीन पट्टियां दिखाई देती है, या अपन बहुत से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और वो स्पेक्ट्रम तुम्हारे को पता है, आप जानते हैं